हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सरफेस एरियाज एंड द वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे और हम सॉल्व कर रहे थे बच्चों एक्सरसाइज 12.1। ध्यान रखें ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है। आज से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन 12.1 का। बट उसके पहले की इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए या किसी भी चैप्टर का अगर आपको बच्चों सॉल्यूशन चाहिए, तो इस चैनल पे आपको क्लास 10th का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मटेरियल मिलेगा। पिन कमेंट को चेक करें। पिन कमेंट में बच्चों रीड मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। ऊपर तो हमने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है और नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक होंगे। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको इस चैनल पे बच्चों मिलेगा। जाइए नीचे चेक करिए। अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा मैसन कंस्ट्रक्ट। बच्चों ये मैसन क्या होता है? जो मिस्त्री नहीं होता, जो दीवारें, घर वर, ये सब मकान बनाने वाला, ठीक है, उसको मैसन बोलते हैं। ओके, अ मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन 270 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर विद द ब्रिक्स ईच ऑफ साइज 22.5 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर एंड 8.75 सेंटीमीटर एंड इट इज अज्यूम्ड दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोटर। मोटर क्या होता है बच्चों? गारा, सीमेंट, गारा वारा नहीं लगाते हो? तुमने कभी मकान बनाते हुए देखा है? हाँ, कैसे करता है बताओ। ये एक ब्रिक लेगा, ठीक है, ब्रिक को पहले बेस पे बैठाया, बेस पे मसाला डालता है, ये डालता है मसाला, मोटर डाला, ब्रिक को बैठाया, मारता है, ऐसे चिपक जाती है ना। फिर उसके ऊपर फिर से मसाला डालता है दूसरी लेयर पे, फिर दूसरे ब्रिक को ऐसे बैठाएगा इसके ऊपर, इस तरीके से। यानी कि बच्चों ध्यान दें, जो पूरी दीवार बनी हुई है, तो दीवार जो बनी हुई है वो क्यूबॉइडल शेप की है। चेक करिए दीवार कैसी है, क्यूबॉइडल शेप की है। देखिए दीवार के डायमेंशन, वॉल के डायमेंशन कितने हैं? 270 इंटू 300 इंटू 350। तो बच्चों ये बताओ, पूरी दीवार का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम समझते हो? ये देखिए ये वॉल है, ये देखिए, और मोटी बुक में आपको दिखाता हूँ तो आप लोग को क्लियर होगा बच्चों। ये देखिए दीवार बन के तैयार हो गई है ऐसी। अब मुझे बताइए बच्चों, इस दीवार में क्या क्या है? एक तो ब्रिक्स लगी हुई है, ईंट लगी हुई है, साथ में मोटर भी तो भरा हुआ है, मसाला भी तो भरा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने एक ईंट का आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 ब्रिक का साइज क्या है? चेक करो, डायमेंशन क्या है? 22.5 सेंटीमीटर इंटू 11.25 इंटू 8.75, ठीक। तो बच्चों ये दीवार पूरी ब्रिक से ही नहीं बनी हुई है, इसमें मसाला भी भरा हुआ है, मोटर भी है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, ये दीवार का वॉल्यूम है, ये देखो, ये दीवार का क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जितने स्पेस में दीवार पूरी बनी हुई है वो उसका वॉल्यूम है। जितने में दीवार का मटेरियल भरा हुआ है, मटेरियल में दो चीज़ें हैं, ब्रिक्स प्लस मोटर, ओके, मसाला और ईंट दोनों है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या इस दीवार का पूरा वॉल्यूम ब्रिक्स ने ही घेरा हुआ है? नहीं, कुछ पार्ट तो मसाला जो गारा है यानी कि मोटर ने भी घेरा हुआ है, ठीक। तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे? जो वॉल का पूरा वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम को ब्रिक्स नहीं कवर करेंगी, कुछ पार्ट को इस वॉल का जो वॉल्यूम है, चेक करो पहले वॉल का वॉल्यूम कितना है। ये रहा वॉल का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये वॉल्यूम जो है टोटल, इसमें से हम पहले किसका वॉल्यूम हटा देते हैं? जो मोटर है, मसाले का वॉल्यूम है, उसमें से माइनस कर देते हैं पहले। तो जो भी वॉल्यूम बचेगा वो किसका वॉल्यूम होगा? ब्रिक्स का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? अगर इसमें n ब्रिक्स लगी हुई हैं तो n ब्रिक्स अगर इसमें लगी हुई हैं, n नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ईंट कितनी है? n। तो n इंटू 1 ब्रिक का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू किसका वॉल्यूम? वॉल में से मोटर हटा दें उसका वॉल्यूम। बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल इज, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको बतानी है, तो लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी n। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है? n ब्रिक्स हैं, तो n ब्रिक्स हैं अगर आपके पास, तो n इंटू 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। तो n ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना होगा? इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। बताओ बच्चों ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? 1 ब्रिक का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। n से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि कितनी ब्रिक्स हैं? n ब्रिक्स हैं, ठीक। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो दीवार है हमारी, ठीक है, ये जो दीवार है, पूरे दीवार का वॉल्यूम माना कितना है? v है। पूरे दीवार का वॉल्यूम कितना है? v है, ठीक। तो v में से हमें किसका वॉल्यूम हटाना पड़ेगा? v इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वॉल, पूरी दीवार का वॉल्यूम,
ठीक है, जिसमें दोनों चीजें आती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ब्रिक्स प्लस क्या, मोटर, ठीक, इसको हमने V अज्यूम किया है, करेक्ट। और दीवार का जो टोटल वॉल्यूम होगा ये, वो कितना होगा, क्वेश्चन में दिया है 270 इंटू 300 इंटू 350, ये V की वैल्यू है। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है इट इज अज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोटर। मसाला कितने पार्ट में भरा हुआ है, 1/8 पार्ट में। तो बच्चों ध्यान दें, दीवार का अगर टोटल वॉल्यूम V है तो V में से अगर मैं V का 1/8 पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ब्रिक्स का, क्योंकि भाई 1/8 पार्ट में क्या भरा हुआ है, मसाला भरा हुआ है ना, तो मसाले का वॉल्यूम टोटल दीवार में से हटा दो। जो गारा है, जो सीमेंट लगी है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चेक करो, 1/8 पार्ट ऑफ द स्पेस इज कवर्ड बाय द मोटर। तो टोटल वॉल्यूम में से हम माइनस करेंगे क्या, 1/8 पार्ट ऑफ द V मतलब दीवार के वॉल्यूम का 1/8 पार्ट। ये किसका वॉल्यूम है बताओ, वॉल का टोटल, और ये किसका है, मोटर का। तो वॉल में से मोटर हटाओगे तो किसका आ जाएगा, एन ब्रिक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। यही तो करने जा रहा हूँ, एन ब्रिक्स का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V माइनस 1/8 पार्ट ऑफ द, फिर से ध्यान से सुन लो बच्चों, ये क्या है, एन ब्रिक्स का वॉल्यूम, V क्या है, वॉल का वॉल्यूम। इस वॉल में दोनों चीजें क्या क्या, ब्रिक्स की भी स्पेस है और मोटर की भी, इसमें से मोटर हटा दो, मसाला हटा दो, तो एन ब्रिक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर लगा लिया, अब तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, n इंटू 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एलसीएम लोगे तो ये कितना है, V/8 है, तो 8V माइनस V कितना आ जाएगा, 7V/8, करेक्ट। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए और V की जगह क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या है, 7V में क्या है, 8 है, और ये तीनों नंबर इधर मल्टीप्लाई में थे तो कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक। तो 8 इंटू 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75, करेक्ट। और V की जगह हम लोग कितना रखेंगे, मैं रखने जा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान दें, 7 इंटू V है, और V की जगह क्या रखना है, V की वैल्यू कितनी थी, 270 इंटू 300 इंटू 350, 270, V की जगह 270 इंटू 300 इंटू 350। बस अब आपको करना कुछ नहीं बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करें बताइए इसको। मेरे ख्याल से तो शायद ये 5 से ही कैंसिल होगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। देखते हैं कैसे कैंसिल कर सकते हैं, सोचो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। देखो इधर यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो 1 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से भी 100, और यहाँ से हटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो सोचो 100 इंटू 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख आ जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे, क्योंकि 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से और 1 0 इसकी वजह से, ठीक। ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, ओके। अब क्या करें, 5 से कैंसिल करिए, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। 5 से भी क्यों पता है, सुनो, इसको आप कैंसिल करिए, मैं बता रहा हूँ, इसको आप कैंसिल करिए 25 से करिए, ठीक है। तो सुनो 25 350 को अगर आप डिवाइड करोगे 25 से, ठीक है, तो कितना आएगा, 350 डिवाइडेड बाय 25 से ले जा रहा हूँ तो ये 14 टाइम जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 14 कितना होता है, 350, और 25 से अगर आप डिवाइड करोगे किसको, 875 को। सभी बच्चे खुद से करके देखेंगे, मेरा कॉपी मत कर लेना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 35 आ गया, ठीक है, सही है। और उसके बाद बच्चों फिर से आप यहाँ पर 7 से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 7 5 क्या होता है 35, और 7 2 क्या होता है 14 होता है, ठीक। अब इन दोनों नंबर को देखो बच्चों, 300 और 1125, इसको भी आप 25 से डिवाइड करिए। तो 300 डिवाइडेड बाय 25 जब आप करोगे यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक। और 1125 को आप डिवाइड करिए 25 से, 1125 को डिवाइड करिए 25 से, तो यहाँ आपके पास 45 आ जाएगा, सही है, ओके। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग एक काम कर सकते हैं, कुछ कैंसिल होगा क्या, ये आपका कैंसिल होगा 3 से, तो 3 4 कितना हो जाएगा आपका 12,
और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है। अब एक काम करिए, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इधर देखिए, ये 4 है और ये क्या है 2, 4 2 जा कितना होता है 8, तो ये वाला 8, 4 2 जा 8 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब कोई हिसाब तो बच्चों हमारे पास बचा नहीं हुआ है, तो हम को 5 से ही डिवाइड मेरे ख्याल से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा 5 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए 5 1 जा 5 आ जाएगा बच्चों यहाँ, और यहाँ 5 5 जा क्या होता है 25, 2 जाएगा यहाँ, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको किसी से, मेरे ख्याल से तो अब ये किसी से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो आइए ज़रा इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है बच्चों, कितना बचा ध्यान से देखिए बच्चों, 7 इंटू 54 बचा ऊपर, 7 इंटू 54 यहाँ पे बचा, इंटू में क्या बचा आपके पास 1 लाख, ठीक है ना। तो चलो 1 लाख को तोड़ के लिख लेते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 10 करके इसको हमने लिख लिया, 1 लाख को हमने ब्रेक करके लिख लिया, 100 इंटू 100 इंटू 10 करके लिख लिया, जानबूझ के ऐसा हमने किया, वो भी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों किया। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा बच्चों, यहाँ 225 बचा हुआ है, इंटू में 15 बचा हुआ है बस, ठीक है। तो यहाँ बचा हुआ आपके पास 225 इंटू में 15 बचा हुआ है, ऐसा हमने जानबूझ के किया था ताकि 100 को फिर हम 5 से काटें, है ना, फिर 1 लाख बड़ा हो जाता है, इसलिए चलो काटते हैं। तो 5 3 जा 15 और 5 कितने टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स, 5 इंटू 20 कितना होता है 100 होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बच्चों फिर से 5 से ले जाते हैं, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 5 4 जा 22 जाएगा, तो 5 5 जा कितना हो जाता है 25, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या करें बताइए, फिर से 5 से जाएगा, तो 5 9 जा 45 और 5 20 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हाँ 9 1 जा 9 होता है, ठीक है, और 6 9 जा 54 होता है, यानी कि 9 6 जा क्या होता है 54 होता है, और देखिए 3 1 जा 3 होता है, और 3 2 जा क्या होता है आपका 6 होता है, ठीक है ना। यहाँ से बात बनते हुए नज़र आ रही है हम लोगों की। अब देखिए बच्चों 7 2 जा कितना हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है, और 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर से चेक करिए, 7 2 जा 14, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 56 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 20 इंटू 10 कितना होता है 200, तो यहाँ से हो गया आपके पास 200, नीचे कुछ बचा है नहीं, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 2 6 जा 12, 1 जाएगा, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11 होता है, ठीक, और पीछे ये 2 0 आपके बच गए, तो यानी कि कितना हो गया बच्चों 11,200 ब्रिक्स का यूज़ यहाँ पर होगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए 11,200। तो क्या ऑप्शन में आपको दिया है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now students, question number 12. 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder of the base diameter 2 cm and height 16 cm. इस क्वेश्चन को बच्चों समझिए, 12 सॉलिड स्फीयर्स बने, कितने सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए 12, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते टोटल कितने बने 12 सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर समझते हो, पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, और ये 12 सॉलिड स्फीयर कैसे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर को मेल्ट करके, ठीक। तो ये एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर होगा आपके पास जिसको इन्होंने मेल्ट कर दिया है। अब देखो जो सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर मतलब समझते हो ना, पूरा इसके अंदर मेटल भरा हुआ है, ये पूरा, जैसे आपने वो देखा नहीं उसको क्या बोलते हैं, जैसे अदरक जिससे कूटते हो ना आप, चाय बनाने के लिए अदरक जिससे आप कूटते हो ऐसा उसको मारते हो, तो काफ़ी हैवी होता है, भारी होता है, ठीक है ना, तो उसमें पूरा अंदर मेटल भरा होता है, ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ ये सिलेंडर है, पूरा अंदर ऐसे यहाँ पे मेटल भरा हुआ है। तो सोचो बच्चों, इस मेटल को जब आप मेल्ट करोगे, ठीक है, तो इस मेटल का जो भी वॉल्यूम होगा, यानी कि सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम किसके इक्वल होगा 12 इंटू 1 स्फीयर के, क्योंकि टोटल कितने स्फीयर बने हैं 12 स्फीयर बने। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अच्छा उससे पहले हम एक काम करते हैं, कह रहा सिलेंडर ऑफ द बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सिलेंडर का बच्चों, सिलेंडर का जो बेस है, ये देखिए, ये सर्कुलर बेस होगा ना सिलेंडर का, ठीक है। तो इस बेस का बच्चों डायमीटर कितना दे रखा है इन्होंने हमें
2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर सिलेंडर का दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दोगे ना डायमीटर का, तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। और हाइट जो है सिलेंडर की, एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है सिलेंडर की, ये h हाइट कितनी सिलेंडर की, 16 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर को मेल्ट किया गया है, इज इक्वल्स टू कितने स्फीयर बनाए गए, 12, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक। अब मान लो बच्चों की स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है, लेट अस अज्यूम स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, जानबूझ, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस को हमने स्मॉल आर से दिखाया, तो स्फीयर की रेडियस को हमने कैपिटल आर से यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर पूछा है तो स्फीयर की रेडियस निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो स्फीयर का डायमीटर आ जाएगा। भाई चेक करो ना, रेडियस का 2 टाइम्स करोगे तभी तो डायमीटर आएगा, ठीक। तो करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 12 इंटू, हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, 1 स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ 1 स्फीयर है, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है यही कैपिटल आर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। और जब तक बोला ना जाए तब तक हम पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, 22/7, तो वो हम ले लेंगे अभी नाउ। अच्छा एक चीज़ और देखो बच्चों, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम पाई से डिवाइड लगाएंगे तो पाई से पाई तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 इंटू एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 16 है, इज इक्वल्स टू 12 इंटू, अच्छा एक काम और कर सकते हो बच्चों आप, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 4 4 जा कितना आ गया, 16 आ गया, सही है, इंटू आर का क्यूब, करेक्ट। अब देखिए बच्चों 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 16 बोथ साइड कर दो, तो 16 से लेफ्ट में 16 से राइट में डिवाइड करोगे तो 16 से 16 ये सब कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो आर क्यूब अगर 1 है, ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट 1 ही तो होता है, तो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर को हम कैपिटल डी से दिखा रहे हैं, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, रेडियस, यानी कि 2 इंटू रेडियस कितना है स्फीयर का, 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जो होगा स्फीयर का वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बकेट ऑफ स्लैंट हाइट। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, ठीक है, तो ये देखिए एक बकेट है, ये बकेट सबको पता है कैसा होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसने बात करी है, पढ़ने का स्टाइल देखिए क्वेश्चन का, द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 45 सेंटीमीटर। तो पहले आप ऐसे पढ़िए क्वेश्चन को कि स्लैंट हाइट कितनी है इसकी, 45 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो स्लैंट हाइट है जिसको हम एल से दिखाते हैं कितना है, 45 सेंटीमीटर है। अब आगे पढ़िए, आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो ये क्या दिया है, 28 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, ये दिया है रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल को हम रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द टॉप कितना है, 28 एंड रेडियस ऑफ द बॉटम कितना है, 7, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द टॉप यानी कि R1 कितना है, 28 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द बॉटम यानी कि R2 कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट, बकेट का कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है, कर्व सरफेस एरिया आपको बकेट का किनारे वाला सरफेस एरिया आपको निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है बच्चों की कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, तो आपको याद ही होगा कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और इसी फॉर्मूले से हमने आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पढ़ाया था। फ्रस्टम मतलब बकेट कैसा है, फ्रस्टम शेप का ये, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हमने यहीं से देख के आपको पढ़ाया था, क्या होता था, पाई और एल मतलब स्लैंट हाइट ऐसे रहता, बस आर की जगह हम क्या रखते थे, R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पर 2 रेडियस होते हैं फ्रस्टम में, ऐसे सोच लो आप, R1 और R2, तो दोनों रेडियस को हम लोग बस, कोन में ओनली R होता था, यहाँ पर R की जगह R1 प्लस R2 होता है। बस अब इसको सॉल्व कर ली, तो ये तो हमने रेफरेंस के लिए लिखा था, इस फॉर्मूले का यहाँ कोई यूज़ नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम मीन्स व्हाट, बकेट इज इक्वल्स टू पाई कितना है, 22/7, ओके, R1 प्लस R2, R1 कितना है बच्चों, 28 और प्लस R2 कितना है आपका 7 है, इंटू एल, स्लैंट हाइट कितना है 45। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 28 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 4, 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना।
और नहीं लिखना है तो आप इसको ऐड कर दो, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो 22/7 इंटू 28 + 7 कितना होता है 35। तो 35 इंटू 45, 7 बन जा 7, 5 ज़ा 35, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 5 2 ज़ा 10 + 1 11 और इंटू 45, करेक्ट। तो 11 इंटू 45 पहले कर लो और पीछे एक 0 लगा देना। तो 45 इंटू 11 कितना आ जाएगा 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 5 4 5 9 4, तो कितना आ जाएगा ये 495 और पीछे 0 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर विद 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। देखिए बच्चों, कैप्सूल तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो बच्चों कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल तो आपने देखा होगा, कभी खाया भी होगा, ठीक है। तो कौन सा शेप में, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5। तो ध्यान दें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसा, ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन आपने कैप्सूल बच्चों देखा होगा तो ये सिलेंड्रिकल शेप का तो होता है। यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और एक यहाँ पर, मतलब अगर हम आपको कैप्सूल इधर दिखा दे जरा तो कुछ ऐसी दिखती है कैप्सूल। ये देखिए, एक हेमिस्फीयर इधर होता है और एक हेमिस्फीयर इधर, यही कैप्सूल होती है, ठीक। तो देखिए ये तो सिलेंड्रिकल शेप है और इधर एक हेमिस्फीयर, ये इमेजिन कर सकते हो सर्कल, मतलब सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस है वही हेमिस्फीयर का भी बेस होगा। मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये बच्चों कॉमन होगा किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए। तो ये देखिए सर्कुलर बेस किसका है, सिलेंडर का टॉप है ये और हेमिस्फीयर का बेस है ये, ठीक है। तो ये, और इसी तरीके से हेमिस्फीयर कहाँ होगा, नीचे। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने बोला है कि भाई डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5, यानी कि सिलेंडर का डायमीटर कितना है 0.5 है। तो जो सिलेंडर का डायमीटर होगा ना वही हेमिस्फीयर का भी डायमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए सिलेंडर का डायमीटर है ये ऐसा, ठीक। तो ये जो डायमीटर है ये कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए, रेडियस हो जाएगा कितना 0.5, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट है, यही रेडियस होगा आपका किसका, सिलेंडर का, और यही रेडियस होगा आपका किसका, हेमिस्फीयर का। दिख तो रहा है साफ सभी बच्चों को। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, ठीक, ये आर है और ये भी आर है। कोई डाउट है। अब आगे पढ़ते हैं जरा हम क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ध्यान से चेक करिए कि जो हेमिस्फीयर होता है, देखिए जैसे ये आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर का बेस कैसा है, ये सर्कुलर बेस है। तो बच्चों यहाँ पर इसका सेंटर होता है, तो सेंटर से अगर हेमिस्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को अगर हम मीट करें तो उसका रेडियस होगा, ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है। इस बात का आपको यहाँ पे काम पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। तो अगर हम ये वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन करें यहाँ पे, ठीक, तो ये भी आर होगा। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे सेंटर से अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये भी तो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का। कोई डाउट है बताइए इसमें। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। सही है, एंटायर कैप्सूल समझते हो, पूरी कैप्सूल। तो पूरी कैप्सूल का बच्चों लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट का नाम मैंने ए रखा और ये वाले पॉइंट का नाम मैंने बी रखा, ठीक है। तो ए से लेके बी तक ये पूरी जो लेंथ है कैप्सूल की, ये जो पूरी लेंथ है बच्चों कैप्सूल की, तो ये पूरी लेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने हमको, चेक करो 2 सेंटीमीटर। बच्चों सिलेंडर की हाइट नहीं दी है 2 सेंटीमीटर, एंटायर लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया पूरा कितना 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब एक बात बताइए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैंने ओ रखा और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैंने ओ डैश रखा। मतलब ये वाला जो हेमिस्फीयर का बेस है इसका सेंटर ओ, और यहाँ पर जो हेमिस्फीयर का ये जो बेस है सर्कुलर, इसका सेंटर मैंने किससे दिखाया, ओ डैश से। कोई डाउट है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ओ से लेके ओ डैश तक, ये ओ से लेके ओ डैश तक ये क्या होगा बताओ, ये होगा हाइट किसकी, सिलेंडर की। कैसे निकालें सर, तो बच्चों आप इसको इस तरीके से निकालेंगे। ध्यान से चेक करिए कि हमको इस 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, आर यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और आर यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात, पूरा कितना है बताओ,
2 सेंटीमीटर। 2 में से r आप यहाँ से हटा दो, r यहाँ से, तभी तो h मिलेगा। यानी कि h कैसे मिलेगा, h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर माइनस, एक बार r ऊपर से हटाओगे, एक बार r नीचे से, यानी कि r प्लस r कितना हटाओगे, 2r हटाओगे, ठीक। तो यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय 2 माइनस r प्लस r, 2r, 2 इंटू r, ठीक है। और 2 इंटू r कितना होगा, देखो बच्चों 2 इंटू आर वापस से 0.5 हो जाएगा भाई, बोथ साइड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 2r ही तो डायमीटर है ना, तो 2r कितना हो जाएगा वापस से 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2r की जगह आपको वापस से कितना रखना है 0.5 सेंटीमीटर। तो रखिए बच्चों, तो यहाँ से आपका जो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 2 माइनस, ध्यान दें 2 इंटू आर कितना आया था 0.5, तो 2 माइनस 0.5, कुछ नहीं किया मैंने, 2r की जगह 0.5 रख दिया। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि 2 माइनस 0.5 1.5 होता है, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। बच्चों कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ये समझिए आप। जैसे कि हमने एक बकेट खरीद के लाया बाजार से, तो हमने बोला भाई इसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि इसकी पानी रखने की कितनी क्षमता है, इसमें कितना वॉल्यूम पानी आ सकता है, बात समझ में आई कि नहीं। तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो अब इस कैप्सूल का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम, सोचो। वॉल्यूम ऑफ, हाँ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कैप्सूल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर, है ना। देखो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। बच्चों क्लियर है ना। हम सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या ऐड करेंगे, ये वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस ये वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम के लिए रेडियस तो क्या है, सेम है ना। तो इसलिए हमने लिख दिया क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर, ठीक है। 1 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आ जाएगा, ठीक है। बस अब तो कुछ है नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो यहाँ पर हमने रखा पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट, प्लस 2 इंटू, हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा अगर स्फीयर होता, पूरा फुल स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का अगर आप चाहिए इसका आधा करना है, आधा करना है मतलब इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हेमिस्फीयर का मिल जाएगा 2 × 2 2 × 4, तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और एक चीज़ दिखाऊँ, 2 2 कितना होता है 4, तो वापस से कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर मिला दें अगर हम उसको तो 1 स्फीयर ही तो बन जाएगा, इसलिए आंसर कितना आ रहा है 2 × 4 पाई आर क्यूब। अब एक खास बात मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों यहाँ पर भी मैंने स्मॉल आर लिखा है, यहाँ पर भी मैंने स्मॉल आर लिखा है, मतलब सिलेंडर का जब रेडियस लिया है वो भी स्मॉल आर, और हेमिस्फीयर का रेडियस लिया है वो भी स्मॉल आर। क्यों, फिगर आप देख लीजिए, जो सिलेंडर का रेडियस है वही तो हेमिस्फीयर का रेडियस है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों के ही रेडियस को आर से दिखाया, इससे हमें सहूलियत भी होगी काम करने में। कैसे सहूलियत होगी, देखो बच्चों सहूलियत हमें इस तरीके से होगी, यहाँ अगर हम ब्रैकेट लगा दें, सही है, तो हम इसमें से बच्चों कॉमन ले सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा h बचेगा, प्लस अब ध्यान दें पाई आर स्क्वायर, देखो ये 2 2 तो कितना हो गया बताइए 4 हो गया, अपॉन में 3, 2 2 4/3 तो ऐसे हो गया, पाई चला गया बाहर और आर क्यूब था तो आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो एक आर बचेगा, ओनली 1 आर। कोई डाउट है बताइए, हाँ सही है ना। तो ऐसा करने से ना हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और कोई बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना था स्टूडेंट्स 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2, आर का स्क्वायर है ना, आर इंटू आर करना है, तो ये देखिए ये रहा आर इंटू आर, आर का वैल्यू हमको 2 बार रखना है, और ब्रैकेट में एच, हाइट कितना था बच्चों सिलेंडर का 1.5, करेक्ट, तो ये हो गया 1.5 और प्लस 4/3 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना था 0.5 और डिवाइडेड बाय 2। अब करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, सॉल्व करते हैं। ये 2 1 ज़ा 2 और ये 11 टाइम जाएगा, करेक्ट, और ध्यान से चेक करिएगा बच्चों 2 1 ज़ा 2 और 11 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5.5, ले आते हैं, जब सब कुछ पॉइंट में ही है तो करके आ सकते हैं,
ले आते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो 5.5 आ गया, ठीक। तो बाहर आपके पास क्या बचा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाय 7, ठीक। तो करते हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों 5.5 इंटू, अब देखो 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25 होता है, पीछे से 2 प्लेसेस पे डेसिमल लगेगा यानी कि 0.25। तो 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.25 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास 7 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये ब्रैकेट वाला बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1 होता है, इतना तो पता है। 0.5 का मतलब हाफ होता है भैया, 1/2 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 ही तो होगा। तो 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.5 1/3 और आगे क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5 और प्लस 1/3, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब यहाँ पे बच्चों अंदर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो उसको मैं कहाँ करूँ, क्वेश्चन थोड़ा हटा दूँ, चलो यहाँ पे हटा के मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे करना हो आप वैसे कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ध्यान चेक करिए, बाहर क्या आपके पास 5.5 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 7 इन द ब्रैकेट। हाँ भाई 1.5 के नीचे 1 अज्यूम करोगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 3 1.5 में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 15 कितना होता है 45। तो 3 इंटू 15 45, क्योंकि 1.5 है तो 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 और प्लस में 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ठीक। ये अरे एलसीएम लिया है कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका कुछ कटेगा क्या बच्चों, ये कितना हो जाएगा 4.5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5.5 ना। हाँ कटता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है बच्चों। 5.5 इंटू 0.25 और डिवाइडेड बाय 7 और इन द ब्रैकेट 4.5 प्लस 1 कितना होता है 5.5, ठीक है। तो 5.5 और नीचे हो गया आपके पास 3। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। अप्रॉक्स में आंसर आएगा बच्चों मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ध्यान से करो 5.5 इंटू 0.25 इंटू 5.5 करो और उसको 7 3 ज़ा 21 से डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो करते हैं 5.5 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5.5 इंटू 5.5, ठीक है। फिर 0.25 से कर लेंगे तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 2 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27 और फिर से 5 से करना है तो सेम नंबर आ जाएगा यहीं पे नीचे। ये तो 5 और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा यहाँ पर, 7 प्लस 3 10 बन जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा 3025, ओके। और पीछे से 1 2 डिजिट पे पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो 30.25 आ गया। तो 5.5 इंटू 5.5 35.25 और इसको 0.25 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 30.25 इंटू 0.25 तो कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 बन जाएगा यहाँ 5 3 ज़ा 15, ओके। और इंटू 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 2 0 ज़ा 0 2 3 ज़ा 6, ओके। बस इतना इनफ है। तो 5 और 2 और 5 प्लस 1 6 5 प्लस 0 5 6 प्लस 1 7 और पीछे से 1 2 3 4 प्लेसेस पे पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 7.5625, ठीक है। तो आपको मिल गया ऊपर कितना 7.5625 डिवाइडेड बाय कितना 7 3 ज़ा 21। अब एक काम करते हैं इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम अप्रॉक्स में आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो कितना हो जाएगा 7.56, बस 2 प्लेसेस तक करते हैं तो ये 25 हटा देंगे बिकॉज ये क्या है 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो 7.56 ही रहेगा, आगे कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, अपॉन में 21, ठीक। अब ये 7.56 को 21 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो बहुत लफड़े वाला काम हो गया, ओके। तो कैसे करें 5 प्लस 6 कितना होता है 11 11 प्लस ये 3 से जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 3 7 ज़ा और 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब क्या ये 7 से जाएगा 7 3 ज़ा कितना होता है 21, यस जाएगा। 7 3 ज़ा कितना होता है 21 और 4 जाएगा तो 7 6 ज़ा 42 और पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाया तो 0.36। तो बच्चों क्या 0.36 आ रहा है आंसर, हाँ यस। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 0.36 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। Now students, question number 15. If two solid hemisphere of same base radius are joined together along their bases, okay,
देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड इज, तो इफ टू सॉलिड्स हेमीस्फेयर ऑफ सेम बेस, मतलब समझो, देखो टू सॉलिड हेमीस्फेयर है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अब इसमें खास बात क्या है बच्चों, दोनों हेमीस्फेयर है और दोनों के बेस का रेडियस क्या है, सेम है। तो इसका भी रेडियस कितना है, r है, और इसका भी रेडियस क्या है, r है। सोचो अगर दोनों के बेस का रेडियस सेम है तो जो दोनों का बेस का जो सर्कुलर एरिया होगा वो भी क्या होगा, सेम। तो अलॉन्ग द बेस जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे जब इसको ज्वाइन करेंगे तो सोचो ये वाला सर्कुलर बेस और ये वाला सर्कुलर बेस दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे और ये शेप हो जाएगा ज्वाइन करने के बाद ये ऐसा, ये स्फेयर बन जाएगा एक, और इस स्फेयर का रेडियस कितना होगा, r। अभी भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बता दूं, आप एक स्फेयर ले लीजिए, सोचिए एक स्फेयर ले लिया, स्फेयर जैसे कि मान लो आपके पास कोई रबर का बॉल है, ठीक है, तो रबर का बॉल को काट दो पहले ब्लेड से, बीच से, तो जब यहाँ से इसको कट लगा दोगे तो आपको दो हेमीस्फेयर ही तो मिलेंगे, तो इन्हीं दोनों हेमीस्फेयर को तो ज्वाइन किया गया, तो वापस बॉल नहीं मिल जाएगी, वापस स्फेयर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्फेयर मिला है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड, ये जो न्यू सॉलिड हमें मिला है वो स्फेयर है, और इस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, क्या होता है बताओ, सर्कल का कितना होता था, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें स्फेयर का सरफेस एरिया मिल जाता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो न्यू सॉलिड मिलेगा उसका जो एरिया होगा कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h सेंटीमीटर वेयर h इज ग्रेटर देन 2r। बात समझो बच्चों, देखो बात समझो, देखो एक सिलेंडर है आपके पास, तो यहाँ पे हम आपको बना के दिखा रहे हैं, देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या मतलब, एक सिलेंडर है आपके पास, ये ऐसा, ठीक है। अब बच्चों इस सिलेंडर की रेडियस कितनी बताइए, r है, ठीक, तो ये r है इसकी रेडियस, करेक्ट, ये रेडियस r है, एंड हाइट कितनी है इसकी, h है, तो ये रेडियस इधर से भी ये r हो जाएगा, और ये रही इसकी हाइट, सही है। तो हाइट को मैं h बाहर लिख दे रहा हूँ, उसका अभी कारण मैं आपको बताता हूँ। और इन्होंने हमसे बोला है बच्चों कि ये जो h है, ठीक है, हाइट जो है वो 2r से बड़ा है। 2r क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर कितना है, ये पूरा डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 2r। तो आपको यहाँ फिगर में देखने से भी लग रहा है कि भाई ये जो h है ये 2r से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये 2r से ग्रेटर है, तो इसलिए मैंने ऐसा फिगर बनाया। अब क्या बोलता है, कह रहा है कि जस्ट एनक्लोज अ स्फेयर ऑफ डायमीटर, मतलब अगर ये सिलेंडर जस्ट एनक्लोज करे किसको, एक स्फेयर को, तो उस स्फेयर का डायमीटर कितना होगा। तो देखो बच्चों, जस्ट एनक्लोज का मतलब क्या होता है कि जब हम इसमें स्फेयर रखेंगे, ठीक है, तो स्फेयर का जो सरफेस होगा वो जस्ट टच करेगा किसको, सिलेंडर के ये अंदर वाले दोनों, मतलब दोनों क्या, अंदर वाला जो सरफेस होगा, ये कर्व सरफेस जो होगा ना सिलेंडर का, उसको स्फेयर का जो कर्व सरफेस है, किनारे किनारे वाला सरफेस, वो जस्ट टच करेगा। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी, ये देखिए, ये कुछ आपको, ये देखिए, ये जस्ट क्या कर रहा है, सिलेंडर से स्फेयर को जस्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा डायग्राम मत सोच लीजिएगा, देखिए ऐसा नहीं सोच सकते हो आप ना, अगर आप ऐसा सोच लोगे तो ये जो बात इन्होंने बोली ना कि सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज, तो ये जस्ट एनक्लोज वाली बात नहीं आ जाएगी, ये तो ओनली एनक्लोज है। जस्ट एनक्लोज का मतलब है कि स्फीयर का जो सरफेस है ना आउटर, वो सिलेंडर के इनर सरफेस को टच करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। और देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज़ है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और दूसरा आपको ये सोचना है यहाँ पर कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कहीं ऐसा डायग्राम तो नहीं आ जाएगा, अरे ये स्फीयर ही नहीं रहा। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि इसकी हाइट को भी हम ऐसे, इसकी हाइट के लॉन्ग भी हम इसको टच करा दें, तो ऐसा भी हो नहीं सकता। तो यही पॉसिबल है। अब ये अगर पॉसिबल है बच्चों, ध्यान से करो, आप 3D में सोचिए जाके, तो इसका जो, सुन लो, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इसकी हाइट वाली लाइन पे कहीं आ रहा होगा, यहाँ इसका सेंटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा r, और ये भी कितना हो जाएगा r। तो बताओ इस स्फीयर का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, r प्लस r, 2r। कोई डाउट है बताइए? तो इसका आपका डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का, 2r। बताइए कोई डाउट है? अब एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए कि कभी कभी जब हाइट किसके इक्वल हो जाती है, 2r के, अगर हाइट किसके इक्वल हो जाए,
2R के, तो क्या होगा सोचो, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसा शेप दिखाई पड़ेगा, बात समझ में? यानी कि ये जो स्फीयर रखा होगा, ठीक, ये सिलेंडर का जो ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है ना, उसको जस्ट टच कर रहा होगा, और नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको भी जस्ट टच कर रहा होगा। इस टाइम आपका ये हाइट भी 2R हो जाएगा और ये डायमीटर भी कितना हो जाएगा, मतलब स्फीयर का डायमीटर तो है ही 2R, ठीक है, और ये सिलेंडर का भी डायमीटर कितना है 2R। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, बराबर है। कोई डाउट है बताओ? ठीक है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल। बच्चों, जब हम एक सॉलिड फिगर से दूसरा शेप का सॉलिड फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ये आपने बार बार देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए। जैसे कि मान लीजिए एक सॉलिड कोन है, अब सॉलिड कोन है ये, ठीक है, मतलब ये पूरा सपोज किसी मेटल का बना हुआ है, तो ये पूरा मेटल अंदर भरा होगा। अब ये भारी सा कोन है, इसको अगर हम मेल्ट करें, ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम कितना है v सेंटीमीटर क्यूब, v कोई नंबर होगा 10, 5, 15 कुछ भी होगा, फिक्स होगा, ठीक। इसका वॉल्यूम अगर कितना है v है बच्चों, ठीक। तो इसको मेल्ट करके अगर आपने एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया, सोचो, तो इस सॉलिड सिलेंडर का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v ही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है सर, सरफेस एरिया चेंज होता है बच्चों। याद रखिए, जब हम एक शेप को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड शेप बनाते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है, सरफेस एरिया चेंज होता है। अब अगर हम इसी सिलेंडर को मेल्ट कर दें और इसका हम क्या बना दें, एक स्फीयर बना दें, ठीक है, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो भी सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तीनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल, लेकिन तीनों के सरफेस एरिया अलग हो सकते हैं। अगर इसको मेल्ट करके हम क्यूबॉइड बना दें, सॉलिड क्यूबॉइड, ये ऐसा, ठीक है, ये पूरा मेटल का ऐसे बना हुआ है, ठीक, तो इसका भी वॉल्यूम वी हो, कोई भी शेप आप बना दीजिए, ठीक है। अब मान लो इसको मेल्ट करके हम कैप्सूल जैसा कुछ बना दें, यानी कि ये सिलेंडर और इधर हेमिस्फीयर, इधर हेमिस्फीयर, ठीक है, तो ये जो कैप्सूल का वॉल्यूम होगा ये भी कितना हो जाएगा, v, कैप्सूल शेप का जो भी वॉल्यूम होगा ये भी कितना हो जाएगा, v सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में? तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज करता है, नहीं। इंक्रीज करता है, नहीं। रिमेन्स अनऑल्टर्ड, यस, रिमेन्स अनऑल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी डबल्ड, ऐसा भी नहीं होता है डबल हो जाए। कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बकेट है, सबको पता है कि जो बकेट होती है, बाल्टी हमारी, वो कैसे शेप की होती है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। तो ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन है। अब इसके बच्चों जो डायमीटर्स हैं, देखो ये डायमीटर आपको बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, ठीक है। तो अगर बड़ा वाला डायमीटर कितना है 44, तो सुनो 44 को 2 से डिवाइड करो तो बड़ा वाला रेडियस आ जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 22। तो R1 रेडियस कितना हो जाएगा, R1 आपका 22 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखो ये नीचे जो बेस वाला इसका डायमीटर है, छोटा वाला डायमीटर कितना है 24, तो 24 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि R2 कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। और द हाइट ऑफ द बकेट इज 35, तो ये देखिए ये हाइट कितनी है इसकी 35 सेंटीमीटर, करेक्ट। कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। बच्चों कैपेसिटी ऑफ द बकेट का मतलब वॉल्यूम निकालना है बकेट का, लेकिन ध्यान दें ये जो वॉल्यूम है हमें ऑप्शन में लीटर्स में दिया हुआ और हम तो वॉल्यूम किस में निकाल पाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो सुनो मेरी बात, सभी बच्चों को मैं बताता हूँ। बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 लीटर्स होते हैं। ये बात किसको नहीं पता है, नहीं पता है तो नोट करें, और जिनको नहीं पता है वो फटाफट देख लें। एक काम करो, 1 क्रॉस 1 का एक टैंक बनवाओ अपने घर में, ठीक है, सीमेंटेड टैंक बनवाओ एक अपने घर में, 1 क्रॉस 1 का, ठीक है। तो एक क्यूब ऐसा दिखाई पड़ेगा, सोचो ये देखो, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कितनी होगी 1 1 1, तो 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चेक करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही इसका वॉल्यूम होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 क्रॉस 1 का एक टैंक बनवा लो घर में, ठीक है।
और जो बॉटल होती है ना 1 लीटर वाली, अरे आपकी जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है 1 लीटर वाली, उसमें पानी भरो, पानी भर के इस टैंक में डालो, फिर से उसमें पानी भरो, 1 लीटर वाली बॉटल में पानी भरो, फिर इस टैंक में डालो, फिर उसमें पानी भरो, इस टैंक में डालो। पता है ये टैंक कब भरेगा? जब आप 1000 टाइम्स ऐसा करोगे, यानी कि 1 लीटर पानी आपने कितनी बार डाला है इसमें? 1000 टाइम्स, तो 1 मीटर क्यूब का जो टैंक है वो भर गया। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? 1000 लीटर्स। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब में अगर इतना 1000 लीटर्स है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुनो, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बकेट का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले सेंटीमीटर क्यूब में, सही है, और सेंटीमीटर क्यूब को फिर हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, और 1 मीटर क्यूब में अगर इतने लीटर होते हैं तो जितना मीटर क्यूब भी आएगा उसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर लें, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट, जो बकेट का वॉल्यूम होगा, क्योंकि बकेट क्या है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम बच्चों मैंने आपको याद करना सिखाया है। पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ द कोन आप लोगों को याद है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता था? 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर। अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता था ना, h हमने पहले लिख दिया, आर स्क्वायर बाद में। तो ये तो कोन का होता था, लेकिन फ्रस्टम ऑफ अ कोन का क्या होता है कि 1/3 पाई h, तो ऐसे ही रहता है, बस कुछ नहीं करना होता है। ये जो आर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हमें क्या लिखना होता है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो ये याद कराया हमने आपको। तो ये जगह r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर और प्लस r1 इंटू r2, बस इसको सॉल्व कर लो। और जरा करते हैं इसको सॉल्व। तो ये जगह 1/3 इंटू पाई, पाई कितना होगा बच्चों? 22.7 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 35, करेक्ट। r1 का स्क्वायर, तो बच्चों r1 का स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर, यानी कि 22 इंटू 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 22, यहाँ पे देखिए r1 का स्क्वायर, और प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 और प्लस r1 इंटू r2 यानी कि 22 इंटू 12, तो 22 इंटू 12। और ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे r1 इंटू r2 है यहाँ पे, सॉरी r1 का स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, और r1 इंटू r2 तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सब ऐड हो जाएंगे तीनों में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और बाहर से ये हाइट किस में भाई? 1/3, और पाई का तो कोई यूनिट है नहीं, और हाइट किस में? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बाहर बैठा हुआ है और अंदर क्या मिलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या मिलेगा आपको? सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो भी वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो, करना कुछ नहीं बच्चों इसमें। 7 1 जा 7 और 7 5 का क्या होता है? 35, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा? 110, और अपॉन में क्या हो गया? 3, और ब्रैकेट का भी देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 484, तो 22 इंटू 22 कितना हो गया? 484, 12 इंटू 12 144, और प्लस 12 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 264 हो गया। आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिएगा बच्चों। तो ये आ गया आपका 264, करेक्ट। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 484, और प्लस कितना है? 144, और प्लस 264 ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 12 बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 8 + 1 कितना? 9, 9 + 4 कितना? 13, 13 + 6 19, फिर बन जाएगा 4 + 1 5 6 8, 892 आ गया। तो यहाँ आ गया आपके पास 892। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? चेक करो, 8 + 8 कितना होता है? 16 + 1 17, 17 + 2 कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। तो क्या ये 3 से डिवाइड तो बच्चों ये हो नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए, पीछे एक 0 लगा दीजिए, तो 892 इंटू 11 करते हैं, फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। तो 892 इंटू 11 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 = 2, 1 9 = 9, और 1 8 = 8, और फिर से यही नंबर आएगा क्योंकि 1 से फिर से करना है। तो ये जगह 2, 9 + 2 11, और 9 + 9 18, और 1 जाएगा तो 9, तो 9812। तो यहाँ आ गया क्या? 9812 अपॉन में 3 क्या? सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो बच्चों ये क्या 3 से डिवाइड होगा? चेक करो, 2 + 1 कितना होता है? 3, और 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11, और 11 + 9 कितना हो जाएगा? 20। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक बात बताइए बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं? 100 से नहीं डिवाइड करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे। नहीं समझ में आया? बताता हूँ, सुनो। पहले इतना कॉपी करिए, कॉपी करिए, इतना ऊपर का कॉपी कर लें सभी बच्चे। कर लिया? हटा दें? चलो, तो अब देखो जरा, देखो यहाँ से आया है आपके पास वॉल्यूम, जो बकेट का आया है वो कितना आया है?
देखो 9812 अपॉन में 3। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब कैसे मिला होगा, सोचो आप, ये ऐसे ही तो मिला होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर से ही तो मिला होगा। और अगर मैं यहाँ 1 लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सेंटीमीटर का क्यों, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, अरे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही तो हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई फर्क तो होगा नहीं, सही है। अब बताओ 1 सेंटीमीटर को तो आप लोग को मीटर में चेंज करना आता है, 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड लगा के, बात समझ में कि नहीं। यानी कि एक बार 100 से डिवाइड इसको लगेगा, फिर इसको लगेगा, फिर तो तीनों ही किस में आ जाएंगे, मीटर में। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, सही है ना। यानी कि आ जाएगा हमारे पास 9812 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, ध्यान दें ये 1, और देखो 100 से जैसे ही हमने डिवाइड लगाया, ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। फिर 1 अपॉन में जैसे ही हमने 100 से डिवाइड लगाया, ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। और इंटू 1 अपॉन जैसे ही सेंटीमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड लगाया, किस में चेंज हो गया, मीटर में। करना कुछ नहीं है आपको, सेंटीमीटर क्यूब में मीटर, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में डिवाइड चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करिए, ओनली 100 से डिवाइड नहीं करिए। और हाँ, अगर केवल कोई लेंथ होती तो वॉल्यूम है ना, अगर लेंथ होती सेंटीमीटर में दी होती तो हम उसको एक ही बार 100 से डिवाइड करते, एरिया होता सेंटीमीटर स्क्वायर में होता तो हम उसको 2 बार 100 से डिवाइड करते तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाता, बात समझ में कि नहीं। तो ये हो गया, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आ गया है, यहाँ पर ध्यान से जरा चेक करिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9812 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 9812 ही हो जाएगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट सभी बच्चे, 3 और इंटू नीचे क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 आ गया, और यूनिट क्या आ गई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर का क्यूब। अब इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम आपका आ गया। अब एक बात बताओ बच्चों, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000, तो इतने सारे मीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाले मीटर क्यूब को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में आ जाएगा, लीटर्स में आ जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में 9812 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू, जैसे ही हमने इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया, मीटर क्यूब की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, लीटर्स। कोई डाउट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो यहाँ से गए, 1 जीरो यहाँ से गए, सही है। नीचे कितना बच जाएगा, 10 इंटू 100 1000, यहाँ 10 बचा, ये 100, तो कितना हो गया 1000, ठीक है। तो आगे आपके पास, अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों यहाँ से, तो इसको फिर से कॉपी करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कॉपी करिए, हटा दूंगा, कर लिया होगा। चलिए, तो यहाँ से हो गया आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 9812 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में क्या लिख सकता हूँ, 1000, सॉरी 1/1000। अब इसको कर लो आप पॉइंट्स में ले आओ, और पॉइंट में जब आप ले आओगे तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 9812 डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो 3 3 जा 9, यहाँ से 8 कॉपी किया, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, फिर 1 कॉपी करेंगे, तो 3 7 जा कितना आ जाएगा 21, फिर यहाँ से हम क्या कॉपी करेंगे 2, ओके। कोई डाउट है, अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब हमने यहाँ से कॉपी किया तो 3 की पॉइंट तुरंत नहीं लगाना है, ना 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 ना, 0 टाइम्स जाएगा। क्यों, 3 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। तो 3 0 जा 0, 2 माइनस 0 2, अब पॉइंट लगाओगे आप यहाँ, ठीक है। और 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, फिर यहाँ 2, फिर पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा 3 6 जा 18, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो ये डिवाइड करके कितना आ रहा है बच्चों, चेक करो, 3270 पॉइंट। अब देखो लास्ट में क्या है 6 है, तो एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि लास्ट में 5 से ज़्यादा तो आगे ऐड कर देंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या है बताइए भाई, इसको डिवाइड करके 9812 को 3 से डिवाइड करके इतना आया ना, और अपॉन में क्या है 1000 है। तो जब बच्चों अपॉन में 1000 है तो ये पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट में आएगा, 3 प्लेस, तो 1 2 3 प्लेस लेफ्ट आ गया, तो कितना आ गया 3.2707। क्या यूनिट क्या आ जाएगी बताइए, लीटर्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब इसको फिर से राउंड करो और राउंड ऑफ करो 2 प्लेसेस तक, तो ध्यान से करो, ये 07 हटा दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा 3.27 लीटर्स। क्या आपको ऑप्शन में कहीं मिल रहा है 3.27 लीटर्स, हाँ हाँ, कितना मिल रहा है, अच्छा पॉइंट का कुछ लफड़ा हो गया है, ओके कोई बात नहीं, चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को 1000 से डिवाइड करना था ना, ओके हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो हो गई यहाँ पे। मेरे ख्याल से हम लोग का आंसर कितना आ रहा होगा, 32.7 आ रहा है, क्या ऑप्शन ये आ रहा है ना। तो पॉइंट का क्या प्रॉब्लम हो गया, चेक करो। एक यहाँ पर कहीं से हमसे बच्चों 10 छूट गया है ऊपर, और कोई दिक्कत है नहीं, है ना।
तो कैलकुलेशन में कहीं पे कुछ हुई है प्रॉब्लम, चेक करिए ऊपर कहीं जीरो छूट गया। अब तो मैंने हटा भी दिया है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। 9812 और अच्छा सुनो, यहाँ पे जब मैंने शायद मल्टीप्लाई किया था तो शायद मुझे 10 ज़ीरो नहीं बढ़ाया था क्या मैंने? हाँ कितना था? 110 था ना। 11 इंटू कितना किया था हमने? कॉपी में लिखा है क्या बताओ? 9812 किया था। हाँ 11 इंटू 892 किया था, ऊपर 110 था, है ना बच्चों? थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो हटा दिया है तो यहाँ पे एक जीरो और आना चाहिए। सही है ना? क्यों? क्योंकि हमने ये नंबर हम कैसे लेके आए थे 98120। अरे कहीं ये देखो यहाँ पे किया भी हुआ है 892 इंटू 11 नहीं था वो, 892 इंटू 11 तो हमने जानबूझ के किया था, एक्चुअल में वो 892 इंटू 110 था। ठीक है, तो 892 को 11 से किया, जितना भी आया उसके पीछे हमें एक जीरो लगा देना चाहिए था, तभी तो 110 से मल्टीप्लाई होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो आना चाहिए था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक जीरो आ जाता बच्चों तो अब ध्यान से चेक करिए, तो 98120 आना चाहिए था। तो 98120 को हमने क्या लिखना चाहिए था? इसको हमको लिखना चाहिए था, देखो 98120 को इंटू 10 कर देते हैं हम, 9812 इंटू 10, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इंटू में 10। अब ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे कितना बचेगा? 100 बचेगा। जब नीचे 100 बचेगा तो जब हमारा ये आंसर आएगा 3270.7, तो ये हम दो प्लेस इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 32.7। अब लास्ट में से हम ये 07 हटा सकते हैं यहाँ, तो 32.7 लीटर्स यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और आपको जो मार्केट में सॉल्यूशन मिलता है उसमें भी गलत ही दिया हुआ है। कह रहा इन अ राइट सर्कुलर कोन, इन अ राइट सर्कुलर कोन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स सभी बच्चे, इन अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है। कह रहा द क्रॉस सेक्शन मेड बाय, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय, ध्यान सुनो किसकी बात कर रहा है वो? क्रॉस सेक्शन की। कौन सा क्रॉस सेक्शन? वो वाला क्रॉस सेक्शन जो क्रॉस सेक्शन मेड होता है, यानी कि बन जाता है। कब बन जाता है? मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। मतलब अब एक बार बताओ, ये कोन का बच्चों बताओ प्लेन कैसा है? सर्कुलर प्लेन है। अब ये बताओ इस सर्कुलर प्लेन के पैरेलल अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखें, पहली बात तो आपको क्रॉस सेक्शन देखना आना चाहिए। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा क्रॉस सेक्शन वगैरह के बारे में। मैं आपको बताऊं, देखो बच्चों, आप ना जैसे आप लौकी खाते हो या भिंडी खाते हो सब्जियों में, अब ये लौकी रखी हुई है, ठीक। अब लौकी को आप कट लगाओ, सुनो ऐसा, और वर्टिकल कट लगाना। वर्टिकल कट लगाने का मतलब चाकू आपका तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा चाकू मारो उस पर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब चेक करो, ये लौकी रखी हुई है या भिंडी रखी हुई है, इस पर चाकू ऐसा मारो। जब ऐसा चाकू मारोगे तो चेक करो, जो मेरा नाइफ है, ये देखो ये नाइफ है और ये भिंडी रखी हुई है, तो ये चाकू ये ऐसा तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा तिरछा मार दोगे तो इसका जब कट के आएगा तो सामने से जो ये वाला एरिया आपको दिखाई पड़ेगा वो सर्कुलर नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर आप सीधा सीधा काटोगे तभी तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा, हाँ सर्कुलर। अगर आप तिरछा मार दोगे चाकू तो ये ऐसे तिरछा कट जाएगा, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, कभी काट के देखो, है ना। तो ध्यान से चेक करो, आपको ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके आना है। मतलब ध्यान चेक करो, ये भिंडी का जो कर्व है, कर्व सरफेस एरिया जो भिंडी का है, भिंडी या लौकी जो भी लिया आपने, और ये चाकू के बीच एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री, तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर इसको ऐसे गिरा दोगे तो एंगल देखो कम हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, कम हो गया ना, 90 होना चाहिए, सही है। तो जब हम क्या करें, ऐसे लौकी या भिंडी को रख के हम ऐसे करके जब कट लगा देंगे, कट लगा दिया, अब आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, चेक करो, यही तो आपको दिखाई पड़ेगा सर्कुलर एरिया, ये कुछ ऐसा। इसी को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। कोई डाउट है? अब सोचिए बच्चों कि हमारे पास कोई रबर का खिलौना है, रबर का खिलौना है, ये पूरे में रबर भरी हुई है, वो राइट सर्कुलर कोन की तरह है। ये कोन है, खिलौना कैसा है, बर्थडे कैप नहीं है ये, ना 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 ना, बर्थडे कैप तो खोखली होती है अंदर से, उसमें तो एयर भरा होता है, ठीक है। तो रबर का ये पूरा बना हुआ है, ये रबर का हमारे पास कोई खिलौना है, ऐसे छोटा सा कोन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर बेस के पैरेलल अगर आप एक प्लेन लेके आओगे बच्चों, देखो, तो जब आप एक प्लेन लेके आओगे इसके पैरेलल, ये देखिए ये प्लेन है और
ये प्लेन ऐसे करके लेके आओगे। अब चेक करो, ये प्लेन इस टाइम इसके बेस के क्या है, पैरेलल है। अरे भाई इमेजिन करो ना, ये क्या होगा, इसका सर्कुलर बेस होगा, और ये वाला प्लेन क्या है, इसके पैरेलल है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये देखिए सर्कुलर बेस है, ये मेरे हाथ पे इसका सर्कुलर बेस होगा सपोज, और ये प्लेन इसके। अब प्लेन ऐसा तिरछा नहीं करना है ना, तिरछा नहीं करना है, ये प्लेन क्या है, सर्कुलर बेस के पैरेलल है। अब एक बात बता दो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन मेड करेगा। कौन मेड करेगा, ये प्लेन मेड करेगा। ये वाला जो मैं प्लेन लेके आऊं, ये प्लेन की खासियत क्या है कि ये प्लेन बेस के क्या है, पैरेलल है, और बेस कैसा है, सर्कुलर। तो सोचो जब ये प्लेन ऐसे आएगा और इस रबर की कोन को ऐसे कट करेगा, तो सोचो यहां पे भी तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, सर्कल ही दिखाई पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। रॉन्ग, उसने ये थोड़ी ना बोला है कि प्लेन पैरेलल टू बेस आके इसको कट करके निकल जाता है और हमारे पास दो शेप आते हैं, एक तो ये ऊपर का कोन निकल जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपके पास, ये पोर्शन क्या है नीचे, फ्रस्टम। तो बच्चों उसने ये थोड़ी ना बोला है कि प्लेन पैरेलल आएगा, एक पैरेलल प्लेन आएगा, इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन आएगा, उसको कट कर देगा, और जो फिगर हमें नीचे मिलेगा कोन को छोड़ने के बाद, वो फिगर कौन सा होगा। वो अगर फिगर के बारे में पूछता तब तो हम किस पे टिक लगाते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन पे। लेकिन यहां हम किस पे टिक लगाएंगे, सर्कल पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ध्यान से पढ़िए कि इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस। बेस के पैरेलल जब बच्चों एक प्लेन आएगा जो कि बेस के पैरेलल है और वो एक क्रॉस सेक्शन बनाएगा। क्रॉस सेक्शन कब बनाएगा, जैसे लौकी को काटा था ना आपने, वैसे ही कोन को काटो यहां से इसके बेस के पैरेलल से, तो यहां पे आपको कौन सा क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन तभी दिखाई पड़ता है जब आप किसी चीज को ऐसे रख के ऐसे कट लगाते हो। तो एक काम करो ना भैया, ये कोन को ऐसे पलट लो, कोन को ऐसे गिरा दो, गिरा दिया। अब ये इसका कैसा है, ये इसका सर्कुलर बेस है। इस सर्कुलर बेस, ये कोन ऐसे गिरा हुआ है मेरे हाथ पे ऐसे, और इसको नाइफ से ऐसे कट करो। नाइफ क्या है, नाइफ एक प्लेन है। जब ये नाइफ ऐसे करके आएगी, ये ऐसे करके आएगी, तो चेक करो ये जो मेरा प्लेन है, नाइफ का जो प्लेन है या जो भी ये प्लेन है, ये प्लेन किसके पैरेलल है, सर्कुलर बेस के पैरेलल है। ठीक, तो जब ये ऐसे कट करके निकलेगी तो सोचो ये कोन रखा हुआ है, ये ऐसे, ठीक, ये देखिए कोन दिख भी रहा है, कोन जैसा, ये क्या है, सर्कुलर बेस है, ये ऐसे रखा है कोन, ये प्लेन आया पैरेलल टू, चेक करो ये ऐसे आ रहा है, तो ये पीछे के क्या है, पैरेलल है, पीछे सर्कुलर। इसको जब ऐसे कट करके निकलेगा, ठीक है, तो आपको जो क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ेगा, चेक कर लो, ये कट करके जब आगे इसको काट करके ऐसे निकाल दें आगे, तो आपको सर्कुलर ही शेप तो दिखाई पड़ेगा। समझ में आएगी बात की नहीं? तो इसलिए जो सॉल्यूशन दिया मार्केट में वो रॉन्ग है, आप ऑप्शन ए पे इसमें टिक करेंगे। कोई डाउट है? इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज व्हाट, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। अब देखिए बच्चों, दो आपके पास स्फीयर हैं और इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना है, 64:27। तो सपोज ये बड़ा वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल आर है और छोटे वाले का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। इसका वॉल्यूम कितना है, v1, इसका वॉल्यूम कितना है, v2। इसका वॉल्यूम निकालिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट। तो यहां पर जो वॉल्यूम का रेशियो दिया है यानी कि v1:v2, ये कितना दिया हुआ है आपको, 64:27। v1:v2 64:27। तो दिस इंप्लाइज v1 की वैल्यू रखिए, कितनी v1 की वैल्यू, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन v2 की वैल्यू रखिए कितनी, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 64:27। ठीक, 4/3 कैंसिल आ गए और पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, बच्चों क्या आप इसको आर अपॉन आर का होल क्यूब नहीं लिख सकते हो, क्योंकि भाई चेक करो ना, a अपॉन बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब अपॉन बी क्यूब। अरे भाई ये क्यूब इसको भी मिलेगा और इसको भी, तो पहले आर क्यूब अपॉन आर क्यूब था तो हमने उसको आर अपॉन आर का होल क्यूब लिख दिया, क्या दिक्कत हो गई, इज इक्वल्स टू 64/27, ऐसा हमने कर दिया। अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ इस पूरी क्वांटिटी पे क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे तो इस पूरी क्वांटिटी पे क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चों कि r अपॉन आर इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान देंगे, r अपॉन आर इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 64 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 64 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब, और 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो इसकी जगह आप 3 का, अरे 3 × 3 × 3 तो 27 होता है, 4 × 4 × 4 ही तो 64 होता है। अब देखो इस पे भी क्यूब लगा है, इस पे भी क्यूब लगा है, तो दिस इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, r अपॉन आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 4/3 का होल क्यूब। अब एक बात बताओ बच्चों, जब भी दोनों तरफ क्यूब है
तो यहाँ से जब आप क्यूब हटाओगे तो उस पर क्या लगेगा, क्यूब रूट का मतलब की पावर 1/3। अरे क्यूब से क्यूब हटा दो ना, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ अगर क्यूब है तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, ऐसे सोच लो, ठीक है, बात समझ नहीं कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r/r इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/3। कोई डाउट है? ओके तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर दोनों स्फीयर के रेडियस का हमने रेशियो निकाल लिया, वॉल्यूम का रेशियो दिया था, रेडियस का रेशियो हमने निकाल लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज। हाँ भाई बहुत बढ़िया। चलो बच्चों सपोज इसका सरफेस एरिया कितना है S1 और इसका A1 बोल दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना है A1 और इसका कितना है A2, ठीक। अब एक बार बताओ बच्चों, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 4π क्या r² और इसका कितना हो जाएगा 4π r²। अब एरिया का हमें रेशियो उन्होंने पूछा है, यानी कि हम A1/A2 करेंगे, ठीक है। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं हटा दूंगा, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमें इन्होंने पूछा है एरिया का रेशियो, यानी कि A1/A2 कितना होगा, A1/A2, A1 की वैल्यू रखो कितनी 4πr², A2 कितना हो जाएगा 4πr²। अब देखो बच्चों 4π से 4π कट गया, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज A1/A2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, r² में r², दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो इसको हम r/r का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके रेडियस के रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। अगर आप ये निकाल लें r/r का होल स्क्वायर कहीं से निकाल लें तो आपको A1:A2 मिल जाएगा। और चेक करो r/r तो आपको पता ही है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो दिस इंप्लाइज, ध्यान चेक करिएगा, लेफ्ट में भी स्क्वायर करो, राइट में भी स्क्वायर करो, तो r/r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा और 3 को भी। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 3 9। तो r/r का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 16/9। तो चेक करो A1/A2 कितना आ गया 16:9। तो योर आंसर इज व्हाट 16:9। ओके सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, जब 16:9 दिया तो पक्का आपको एग्जाम में 9:16 भी दिया होगा। कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, जिस हिसाब से उन्होंने बोला था उसी हिसाब से आपको चलना है भाई। चेक करो ना, इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम, तो हमारा रेडियस का भी रेशियो कैसा आएगा, इसका रेडियस अपॉन इसका रेट। तो हम सरफेस एरिया भी कैसे निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया अपॉन इसका। उल्टा सीधा मत कर देना, पता लगा तुमने A2 को ऊपर रख दिया A1 को नीचे, तो आंसर आपका उल्टा आ जाएगा, आपका 9:16 आ जाएगा, क्योंकि फिर आप इसको ऊपर रखोगे इसको नीचे, तो स्मॉल r ऊपर मिलेगा और कैपिटल R नीचे, फिर आप इसको पलटोगे फिर 3/4 मिलेगा, 3/4 का स्क्वायर क्या होगा 9/6। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है, जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो एक्सरसाइज 12.1 आपका फिनिश हो गया है, और एक्सरसाइज 12.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और अगर अभी तक आपका कोई भी चैप्टर नहीं तैयार है बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, वहां से आप अपना घर बैठे बैठे कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।